welcome back students to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be start in class 12 Political Science second book. तो जैसा कि आपको पता है कि हमने लास्ट क्लास के अंदर अपनी फर्स्ट बुक के हर एक चैप्टर को स्पेसिफिक वीडियोस के द्वारा भी फिनिश कर दिया है, अदरवाइज फर्स्ट चैप्टर की हमने ओवरऑल एक साथ भी रिवीजन कर लिए हर एक चैप्टर को मिलाकर. सो आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास के अंदर अपनी हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक को शुरू करने वाले हैं और उसका भी फर्स्ट चैप्टर से जितने भी इसके अंदर चैप्टर्स हैं उन सभी को हम कवर करेंगे एक ही वीडियो के अंदर, वो भी लास्ट में संडे को. बट आज की इस क्लास में हम एक चैप्टर को एक ही क्लास के अंदर खत्म कर देंगे. इसके अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जितने भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमें याद रखने चाहिए, वो सब मैं आपको बता दूंगा. तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस इंटरेस्टिंग क्लास को और समझते हैं हर एक टॉपिक को, खासकर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को काफी ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ. सो लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट शुरू करते हैं अपनी क्लास को. तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय निर्माण की चुनौतियां. तो देखिए राष्ट्रीय निर्माण की चुनौतियों का मतलब आखिर क्या है? ये है कि बेसिकली हमारा देश पहली बार आजादी को देख रहा था. 200 वर्ष के समय के बाद जो गुलामी के अंदर गुजरा था, उस गुलामी के समय के बाद हम पहली बार आजादी की सवेरा देख रहे थे. तो वो आजादी के समय को हम देखने के साथ ही साथ अपने आप को किस तरीके से मैनेज करें, वो हमारे लिए काफी ज्यादा चुनौतियां थी. और आजादी के बाद ही भारत ने कई सारी चुनौतियों का सामना किया, कई सारी चीजों का सामना किया जो कि अभी हम समझेंगे. तो बेसिकली 200 वर्ष के बाद जब हम 15 अगस्त को आजाद हो रहे थे, तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा खुशी का दिन था. हर एक नागरिक बहुत खुश था क्योंकि वो आजादी देखने वाला था. मगर कहीं ना कहीं हर एक नागरिक के अंदर एक दुख भी था. वो क्या था कि अंग्रेजों ने ये तो कह दिया था कि हम 15 अगस्त को भारत को आजाद कर देंगे, मगर 14 से 15 अगस्त को ये फैसला भी हो गया था कि हम भारत के 2 हिस्से करेंगे मुसलमानों के आधार पर. जहां पे जनसंख्या ज्यादा है मुस्लिम्स की, वहां पे पाकिस्तान बना दिया जाएगा भारत को तोड़कर, अदरवाइज बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट जो है वो भारत बनेगा. मगर उस 14 से 15 अगस्त के अंदर यही डिसाइड किया था कि भारत के 2 हिस्से होंगे धर्म के आधार पर, मगर यह डिसाइड नहीं किया था कि कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान में जाएगा, कौन सा क्षेत्र हिंदुस्तान में रहेगा. तो 15 अगस्त की सुबह हर एक भारत का नागरिक खुश तो बहुत था, मगर उसके अंदर मन में कहीं ना कहीं एक गम भी था कि ये नहीं पता मुझे कब अपना घर छोड़कर कहीं जाना पड़ जाए, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं वो जमीन हिंदुस्तान में आती है या पाकिस्तान के अंदर आती है. तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय था हर एक नागरिक के मन में. तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको लिख देना सिंपली कि बेसिकली 15 अगस्त का दिन हमारे लिए बहुत खुशी का भी दिन था, बेहद खुशी का दिन था, मगर वो कहीं ना कहीं हमारे लिए गम का भी दिन था, क्योंकि 14 से 15 अगस्त के बीच में ये फैसला हो चुका था कि भारत के विभाजन होगा धर्म के आधार पर, मगर ये फैसला नहीं हुआ था कि कौन सा एरिया विभाजन के अंदर जाएगा. तो इसलिए हर नागरिक चिंता के अंदर गिरफ्त था. तो ये थी हमारी राष्ट्रीय निर्माण की चुनौती का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन. अब आजादी की लड़ाई के समय सहमति की कुछ ये बातें हैं जो कि आपको माइंड में रखनी है कि बेसिकली हम अपनी आजादी की लड़ाई के बाद यानी आजादी के बाद शासन जो है वो लोकतंत्र तरीके से चलाएंगे. और लोकतंत्र तरीके से आने का मतलब ये नहीं है कि संसदीय अध्यात्म प्रणाली को अपना लेना, ऐसे तरीके को अपनाना जो कि इसमें पीपल्स का इन्वॉल्वमेंट हो, जैसे कि जो हम अपनाते हैं संसदीय प्रणाली, यानी कि इस व्यवस्था को अपनाना जिसमें पीपल्स अपने नेता को खुद चुने और अगर नहीं काम कर रहा वो ढंग से तो उसको खुद ब खुद हटा भी दें. तो लोकतंत्र व्यवस्था की स्थापना करना बढ़िया तरीके से. दूसरा कि सरकार समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य करेगी, यानी जो पहले धर्म जाति ये सब चीजें हुआ करती थी अब वो नहीं होनी चाहिए. सरकार का जो काम ये है, सरकार का दायित्व ये है कि वो जो भी काम करे वो सभी वर्गों के लिए करे, उसका बेनिफिट जो है वो सभी को पहुंचे. ये कुछ ऐसी बातें थी जिसके ऊपर हर एक वर्ग सहमत था, क्योंकि आजादी की लड़ाई तो बहुत लोग लड़ रहे थे ना. आजादी की लड़ाई कांग्रेस तो मेन थी, मगर और भी कुछ छोटी छोटी पार्टीज भी थी. तो इसी वजह से सभी के मत जो थे वो इन 2 बातों पे सेम थे. आ जाता है क्वेश्चन में. अब हम बात कर देते हैं थोड़ी सी चुनौतियों की, यानी आजादी के बाद हमारे पास कुछ ये सामने चुनौतियां आई, जैसे कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता की चुनौती. अब राष्ट्रीय एकता और अखंडता की चुनौती का मतलब क्या है? देखिए राष्ट्रीय एकता अखंडता की चुनौती मतलब ये है कि बेसिकली पहले के समय में जब भारत आजाद हुआ था, तो आजाद होने के बाद ये तो फैसला हो ही गया था कि भारत के जो है वो 2 हिस्से होंगे, पाकिस्तान के आधार पर और दूसरा हिंदुस्तान के ऊपर. और दूसरी चीज ये थी कि उस समय पर भारत के अंदर बहुत सारे रजवाड़े रियासतें भी थी जो कि भारत के अंदर लाया करते थे. और ये बता दिया गया था कि अंग्रेजों ने ये बोला कि भारत को हम 15 अगस्त को तो आजाद कर ही रहे हैं, मगर भारत के 2 विभाजन भी होंगे पाकिस्तान के आधार पर, और साथ साथ भारत के अंदर जो राजा महाराजा भी हैं उनको हम आजादी देते हैं कि आप चाहें तो भारत के अंदर मिल जाएं, आप चाहें तो पाकिस्तान के साथ मिल जाएं, और अगर आप चाहें अपना एक नया देश बनाना तो आप वो भी कर सकते हैं. तो अल्टीमेटली हमारी सरकारों का भी चिंता हो गई, क्योंकि उस समय पे 500 कुछ रियासतें थी हमारे देश में. तो उन रियासतें, हर एक रियासत का राजा ये सोच लेता कि हम अपना देश अलग बनाएंगे तो भारत के नक्शे में 536 या 500 कुछ धब्बे हो जाते. तो इसीलिए राष्ट्रीय एकता और अखंडता की चुनौती हमारे पास बहुत बड़ी थी. फिर दूसरी लोकतंत्र व्यवस्था की चुनौती. देखो अब तक हम ये बातें तो करते हुए आ रहे थे आजादी की लड़ाइयों में, प्रशासनों में, सभी जगह में कि हम लोकतंत्र व्यवस्था से चलेंगे. अब समय आ चुका था कि उस लोकतंत्र व्यवस्था का इंप्लीमेंट करना. ठीक है, तो अब ये हमारे पास चुनौती बन के आई.
दूसरा ये था कि सामाजिक स्तर पर विकास की चुनौती, यानी हमें समाज की स्तर पर विकास करना था। यानी कि बेसिकली हर एक देश के अंदर दो कैटेगरी तो होती हैं, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक। तो बहुसंख्यक जो लोग थे उनके दबाव अल्पसंख्यक लोगों पे ना चल सके, तो अल्पसंख्यक लोगों को कुछ बेसिकली फैसिलिटीज प्रोवाइड करना अकॉर्डिंग टू बहुसंख्यक। तो इसीलिए ये सामाजिक स्तर पर विकास करना हमारे लिए कुछ ही बड़ी चुनौती थी। तो यहां से आप समझ गए कि बेसिकली आजादी के समय पे कौन सी बातें थी जिस पे सभी सहमत थे, आजादी के बाद हमें क्या क्या चीजें चुनौती के रूप में देखने को मिली। और हम बात कर लेते हैं भारत विभाजन, विस्थापन और परिणाम। इसका मतलब यह है, देखो स्टूडेंट्स, भारत विभाजन, विस्थापन और परिणाम का, कि भारत का विभाजन हुआ, विभाजन के बाद विस्थापन हुए लोग, और फिर उसका परिणाम क्या हुआ। देखिए बहुत सीधा सा है, भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, ये तो हम जानते हैं। फिर कुछ समय बाद ये बात निकली कि पूरे हिंदुस्तान के एरिया में से जहां पर मुसलमानों की संख्या ज्यादा है उस क्षेत्र को पाकिस्तान घोषित कर देना चाहिए और बाकी का क्षेत्र हिंदुस्तान रहेगा। तो बेसिकली दो क्षेत्र में सबसे ज्यादा मुसलमान रहा करते थे भारत के अंदर, एक था पश्चिमी पाकिस्तान और एक था पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान जिसको हम आज बांग्लादेश के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली ये दो स्थलों के हिसाब से, दो बेसिकली बहुसंख्यक रूप से इन दो देशों को अलग अलग कर दिया गया, यानी कि पाकिस्तान बना दिया गया। फिर पाकिस्तान के नेताओं ने यह मांग की कि हम पश्चिमी पाकिस्तान से लेकर पूर्वी पाकिस्तान तक बीच में एक सड़क बनाना चाहते हैं जिससे हमारे बीच में ट्रांजेक्शन हो सके। तो इसको तो बिल्कुल हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि जब सड़क जाएगी तो बेसिकली भारत को काटेगी आधा, और मान लो उन्होंने वहां अपनी सेना बिछा दी तो आधा भारत तो गया नीचे। ठीक है, तो इसीलिए इस उनकी आशा को तो मना कर दिया गया कि ये नहीं मानी जाएगी आपकी आशा, आपको जो मिल रहा है उसमें रहिए। ठीक है, तो इस तरीके से भारत का विभाजन हुआ। मगर विभाजन के साथ साथ ये फैसला भी हुआ कि दोनों ही जगह के अल्पसंख्यक लोगों को परेशान नहीं किया जाएगा। उनकी मर्जी होगी तो वो देश को छोड़ेंगे, अगर नहीं होगी तो वहां पर रहते रहेंगे, किसी भी नेता का उन पर कोई दबाव नहीं चलेगा। ये दोनों ही देशों की सरकारों ने फैसला किया कि भैया ठीक है। मगर क्या हुआ कि इस फैसले के बाद ही विस्थापन से पहले दोनों ही जगहों में हिंसक दंगे भड़क उठे जो कि धर्म के आधार पर थे। पाकिस्तान के इलाके में ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को मारे जाने लगा, ज्यादा से ज्यादा डेथ होने लगी, ज्यादा से ज्यादा परेशानी करने लगे उन्हें, और इसी तरीके से हिंदुस्तान के इलाके में ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को मारा जाने लगा। तो अल्टीमेटली जगह जगह पर हिंसक दंगे भड़क उठे जो कि धर्म के आधार पर थे इस फैसले से पहले। तो ये चलते भारत ने सबसे पहले आजाद होते के साथ ही बहुत सारे लोगों का खून भी देखा, यानी बहुत सारे लोगों की हत्या भी होते हुए देखी। और इसका परिणाम ये हुआ कि स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि लोगों ने, दोनों ही देश के लोगों ने, जब ट्रेनें जाया करती थी तो वहां से बच्चों को फेंक दिया करते थे, औरतों के साथ गलत काम किया करते थे। तो अल्टीमेटली कई सारे आदमियों को काट दिया गया था। तो यहां से बहुत खराब का, बहुत ज्यादा गंभीर सिचुएशन चल रही थी हमारे देश की, बहुत क्रिटिकल समय चल रहा था हमारे देश का, जिससे हमारे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर थोड़ी बेसिकली बुराई भी हो रही थी कि देखो भारत में आजाद हुआ, अब देखो क्या हो रहा है भारत के अंदर, इस तरीके से। तो भारत विभाजन, विस्थापन और परिणाम काफी खतरनाक साबित हुआ हमारे लिए। तो इसी के साथ आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फिनिश हो जाते हैं, कुछ और बचते हैं, जैसे कि रजवाड़ों का विलय, राज्यों का पुनर्गठन, और रजवाड़ों का विलय करवाने के अंदर सबसे ज्यादा कठिनाई किस रियासतों को झेलने में हुई वो पढ़ते। बट उससे पहले आपको इसमें टॉपिक में कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। सो उसको मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा विद स्पेसिफिक वीडियोस। अभी बढ़ते हैं चैप्टर में आगे की तरफ और समझते हैं उसको फटाफट से। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है रजवाड़ों का विलय। तो देखिए रजवाड़ों का विलय का मतलब आखिर है क्या। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत जैसे आजाद हुआ उसके बाद हमें कई सारी चुनौती देखने को मिली, उसमें से एक थी एकता और अखंडता की चुनौती। तो जब भारत आजाद हुआ तो उस समय भारत के अंदर 565 रियासतें या 565 राजाओं का राज था जब भारत आजाद हुआ। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 565 रियासतों को अंग्रेजों ने ये छूट दे दी थी कि आप भी आजाद हैं, आप चाहें तो भारतीय संघ में जाएं, आप चाहें तो पाकिस्तान के साथ जाएं, अगर आप चाहें तो अपना अलग देश भी बनाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भारत के कुछ नेताओं की हर एक नेता को काफी ज्यादा चिंता हो गई कि अगर हर एक राजा ने ये सोच लिया कि मैं अपना एक अलग देश बनाऊंगा तो उसमें तो भाई हमारे देश के 565 धब्बे हो जाएंगे, यानी हमारा देश पहले से ऑलरेडी टूट रहा है पाकिस्तान के लिए, तो अब 565 बार और टूटेगा। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए ये जिम्मेदारी जो थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी कि आप कैसे ना कैसे करके अपनी राजनीतिक विचारधाराओं से, अपने काम के जरिए इन सभी रियासतों को हमारे अंदर मिलाइए। तो बहुत सारी रियासतों को हमने समय दिया और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन नाम से, यानी कि बेसिकली विलय पत्र के नाम से एक एग्रीमेंट बनाया, जो राजा मान जाता था उसको साइन करवा देते थे और वो भारतीय संघ के अंदर ले लेते थे उसको। तो इसी तरीके से उन्होंने अपना काम शुरू करा। उन्हें काम ये क्यों दिया गया? क्योंकि वो उस समय पे गृह मंत्री भी थे और उन्हें काफी पुराने नेता भी थे, उनके पास काफी सारे एक्सपीरियंस था काफी बड़ा कि वो इस काम को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते। तो इन्होंने काम परफॉर्म किया और वो इतना इफेक्टिवली किया कि वो काफी ज्यादा आज भी काबिल तारीफ माना जाता है। यानी बहुत सारी रियासतों को उन्होंने अपने देश के अंदर मिला लिया, बची कुछ रियासतें जो थी पाकिस्तान के साथ चली गई। तो देखिए सबसे पहला ये आदेश सुनकर जिस रियासत ने बोला कि मैं अपना एक अलग देश बनाऊंगा वो थी त्रावणकोर। ये आपको याद रखना है, एक नंबर की प्रश्न में आ सकती है। त्रावणकोर जो थी हमारी, वो उसने पहले बोल दिया कि मैं अपने नाम से एक अलग देश बनाऊंगा, मैं किसी संघ के अंदर नहीं जा रहा। तो देखिए ज्यादातर जो रियासतें थी वो सम्मिलित हो गई कैसे न कैसे करके अपने काम के जरिए, बातचीत के जरिए, क्योंकि जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने हर एक पॉइंट
हुआ, हर एक फैक्टर को अपनाया किसी भी रियासत को मिलाने के लिए। यानी उनको प्यार से भी समझाया, उनके साथ सैन्य कार्यवाही भी करके समझाया, प्यार से नहीं समझ रहे तो गुस्से भी से भी समझाया, मतलब हर एक मानदंड उन्होंने अपना लिया कैसे ना कैसे करके उस रियासत को अपने अंदर लाने के लिए। तो पहली चीज, भारत में सबसे बड़ी रियासत जो थी उस समय पे वो थी हैदराबाद। हैदराबाद जिसके ऊपर निजाम का शासन था, तो निजाम उनका नाम नहीं था, हैदराबाद के राजा को ही निजाम बोला जाता था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे कौन थे? निजाम थे। चलो जी, अब इन्हें हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तो भारत ने इन्हें 1 साल का समय दिया। इनसे पहले पूछा, इनके यहाँ पर प्रस्ताव रखा कि आप हमारे देश के अंदर, हमारे संघ के अंदर सम्मिलित हो जाइए। तो इन्होंने 1 साल का समय मांगा कि मुझे 1 साल का समय दो, हम विचार करके बताते हैं, ठीक है। इन्होंने 1 साल का समय मांगा, तो समय मांगने के बाद 1 साल बीत गई, 1948 आ गई, फिर से भारतीय सरकार ने उनको पूछा, फिर ये बातों की डामाडोली करने लग गए, यानी बातों को पलटने लग गए कि हाँ करेंगे विचार, ये करेंगे वो करेंगे। तो इस तरीके से फिर कुछ समय बाद हैदराबाद की जनता को पता लग गया कि भारतीय जो नेता हैं वो हमको अपने संघ के अंदर मिलाने के लिए कार्य कर रहे हैं और निजाम होने नहीं दे रहा ये काम। तो वहां हैदराबाद की जनता ने ही निजाम के खिलाफ क्या कर दिया? विद्रोह शुरू कर दिया। अब जब निजाम ने देखा कि मेरी ही आवाम मेरे ही खिलाफ जा रही है, तो इस केस के अंदर तो मेरी गद्दी छिन सकती है, तो उसने अपनी ही जनता के ऊपर एक सैनिक बल लगा दिया। तो इस सिचुएशन को देखते हुए निजाम ने अपने ही सेना के, अपने ही उसके ऊपर, आवाम के ऊपर राजा कर लगा दिया। तो इसका मतलब ये था कि बेसिकली अर्ध सैनिक बल लगा दिया कि जो भी आंदोलनकारी हैं उनको सैनिक बल के द्वारा कुचल दिया जाए या मार दिया जाए। तो उस अर्ध सैनिक बल ने काफी ज्यादा नुकसान किया, बहुत सारे लोगों की जानें ली जो भी आंदोलनकारी थे। तो इस तरीके से काफी गंभीर सिचुएशन बन गई। और इधर जैसे ही भारतीय सरकार को पता चला कि वहां की आवाम उनके साथ में है और निजाम उनका खून बहा रहे हैं, तो भारत की सेना ने, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहां पर सैनिक कार्रवाई के द्वारा निजाम को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन पे हस्ताक्षर करवा लिए और भारतीय संघ के अंदर उसको सम्मिलित किया। तो ये कुछ ऐसी रियासतें हैं स्टूडेंट्स जो कि थोड़ी सी कठिनाई आई थी इनको अपने अंदर लाने के लिए। उसमें से हैदराबाद और मणिपुर के बारे में ज्यादा पूछा जाता है, कश्मीर और जूनागढ़ के बारे में इतना नहीं पूछा जाता और ना ही इतना पढ़ना हमें इनके बारे में, उस सिलेबस में ये नहीं गिवन है, ठीक है। हमें हैदराबाद और मणिपुर के बारे में बढ़िया करके पढ़ लेना है। सो हैदराबाद तो आप समझ ही गए, एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन का समय समझा दिया आपको, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम मणिपुर की। तो मणिपुर में देखो यहाँ पे ऊपर हैदराबाद में क्या था? हैदराबाद में ये था कि जनता चाहती थी, राजा नहीं चाहता था, है ना। अब मणिपुर में थोड़ा उल्टा हिसाब था। उल्टा हिसाब कैसे? यानी कि मणिपुर के अंदर राजा चाहता था और जनता नहीं चाहती थी। जनता नहीं चाहती थी कि हम किसी के अंदर रहें, हम किसी के संग में रहें, राजा ये चाहता था कि हम भारतीय संघ के अंदर सम्मिलित हो जाएं। तो ये सिचुएशन के चलते अब भैया मानी तो राजा की ही जाएगी। तो राजा ने ये बोला हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल से कि हम आपके संघ के अंदर सम्मिलित हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मगर हम आपके संघ के अंदर सम्मिलित जो होंगे उसमें आपको हमारे देश के लोगों के लिए कुछ सभ्यता प्रदान करनी पड़ेगी। तो मैंने आपको बताया ना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हर एक मानदंड को अपनाया देशों को, राज्यों को अपने अंदर लाने के लिए। तो उन्होंने ये मांग स्वीकार करी और मणिपुर के लोगों को सभ्यता भी थी। मगर मणिपुर के लोग आज भी इसी बात से नाराज रहते हैं कि हम भारतीय संघ के अंदर क्यों आए, ठीक है। तो मणिपुर का भी फाइनली हमारे पास विलय हो गया। तो ये थी आपकी बेसिकली रजवाड़ों के विलय का टॉपिक, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उन्होंने काफी राजनीतिक, काफी सांस्कृतिक और काफी इफेक्टिवली अपनी भूमिका निभाई और ज्यादा से ज्यादा रियासतों को भारतीय संघ के अंदर एकत्रित किया और भारत को एकता के अंदर जुटाए रखा, ठीक है। अब देखो जिस तरीके से हम इस परेशानी से निपटे रजवाड़ों के विलय से, तभी हमारे पास जो मांग उठने लग गई वो हो गई राज्यों का पुनर्गठन। यानी कि अब जैसे कि आपको पता है कि हमारे देश के अंदर अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषा, हर एक मान्यता को मानने वाला आदमी रहता है। तो अब इन मान्यताओं वाले आदमियों ने क्या किया? अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने विचारों के हिसाब से देशों को, सॉरी, राज्य बनाने का बेसिकली क्या करने लगे? आवाज उठाने लगे कि हमें राज्य चाहिए अपने भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, ताकि हम अपने जैसे लोगों के अंदर रहेंगे तो ठीक रहेंगे। अब देखो यहां से ना इसके दो इंपैक्ट निकलते हैं, पॉजिटिव भी निकलता है तो नेगेटिव भी निकलता है। पॉजिटिव इंपैक्ट ये निकल जाता है यहां से कि बेसिकली जब एक जगह पे एक जैसे लोग रहेंगे तो उनके बीच में कम्युनिकेशन स्किल काफी बढ़िया होगी, उनके बीच में इफिशियंसी के साथ ट्रांजेक्शंस होंगी, इफेक्टिवली ट्रांजेक्शंस होंगी। तो यहां से बेसिकली एक आउटपुट अच्छा आएगा जब एक जगह एक जैसे लोग रहेंगे, उनकी मान्यता को कोई हानि नहीं पहुंचेगी। सो ये तो था पॉजिटिव इंपैक्ट। नेगेटिव इंपैक्ट ये हो सकता है कि जब एक जगह पे एक जैसे मान्यता वाले लोग रहेंगे, एक भाषा के, एक संस्कृति के, एक ही विचारों के और एक धर्म के, तो उनके बीच में अलगावाद की स्थिति या अलगावाद की भी सोच उत्पन्न हो सकती है कि हम एक जैसे ही तो हैं, क्यों ना अपना अलग देश ही बना लेते हैं, अपने राज्यों को देश घोषित कर देते हैं, ठीक है। तो ये सरकार के पास दोनों ही ऑप्शन आ रहे थे और भारत की सरकार जो थी वो काफी चिंता में थी कि आखिर क्या किया जाए, क्योंकि वो पहली डरी हुई थी रजवाड़ों को लेकर। रजवाड़ों से निपटे तो अब राज्यों का पुनर्गठन हमारे पास बात आ गई। तो धीरे धीरे करके सरकार ने पहले शुरुआत में इसको इग्नोर किया, मगर समय के साथ ये आंदोलन इतने ज्यादा बढ़ गए कि बेसिकली इन्होंने एक हिंसक रूप ले लिया।
इसके अंदर बड़े बड़े दिग्गज नेता जो कांग्रेस के भी थे और भी पार्टीज के थे वो धीरे धीरे करके सम्मिलित होने लग गए किसके अंदर, इस विद्रोह के, इस आंदोलनों के अंदर। और जैसे जैसे इस आंदोलन के अंदर ये सम्मिलित हुए तो क्या हुआ, ये हुआ कि बेसिकली अब इसके अंदर जब सम्मिलित हुए तो 56 दिनों की भूख हड़ताल के अंदर पोटी श्री राम लुलू की भी हत्या हो गई। और जब इनकी हत्या हुई तो इसके बाद से ये आंदोलन और भी ज्यादा भूमिका में आ गया कि अब तो हमें चाहिए, यानी कि और भी ज्यादा बड़ा रूप ले लिया इसने। तो अल्टीमेटली यहां से हमारे काफी बड़े बड़े नेता से सम्मिलित हुए, प्रदर्शन बढ़ने लग गए। तो सरकार को इस बात को मद्देनजर रखते हुए पहला राज्य बनाना पड़ा, कहां गया हमारा, ये आंध्र प्रदेश, तेलुगु भाषा के आधार पर। फिर धीरे धीरे करके ये और भी बढ़ते चले गए और आज हमारे देश के अंदर तो आप जानती है कितने राज्य हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए ये जो बातें थी ना उन राज्यों का पुनर्गठन, ये 1920 के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस सरकार के पास पहली बार विचार आया था कि आजाद होने के बाद हमें अपनी भाषा के आधार पर एक राज्य चाहिए, ठीक है। तो ये आपको समझ जाना है। फिर जब हम आजाद हुए तो बहुत सारे राज्यों को लेकर केवल 3 केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर, कौन कौन से, अंडमान और निकोबार, दिल्ली और मणिपुर, इन तीनों राज्यों को छोड़कर जो केंद्र शासित प्रदेश थे, बाकी के केंद्र शासित प्रदेशों के आसपास जो भी राज्य आते थे उनको मिला दिया, उनको एक में कर दिया, ठीक है, इन तीनों को छोड़कर। तो ये आपको याद रखना है, ये भी याद रखना है और ये भी याद रखना है। सो होपफुली आपको इस चैप्टर में से तो कोई डाउट नहीं बचा होगा। कोई बचा भी हो तो आप मुझे जरूर बता दीजिएगा। वैसे हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने काफी इजी लैंग्वेज के साथ आपको समझा दिए हैं एक स्टोरी के वे में, ठीक है। सो होपफुली आपको समझ में भी आए होंगे। आपको कुछ ही डेट याद रखनी है इसके अंदर, तो जैसे कि 1920 का नागपुर अधिवेशन, हैदराबाद के राजा को कब हमने प्रस्ताव रखा था, 1947 में। उसने कितने साल का समय दिया था, 1948 तक का, यानी 1 साल का समय दिया था। किस तरीके से उसका विलय हुआ था वो भी हमें पता है। मणिपुर के अंदर और हैदराबाद के विलय में आखिर क्या डिफरेंस है, ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन, तो वो भी हमें पता है ना। अब अल्टीमेटली अगर आप देखो तो भारत ने आजादी के साथ ही बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां देखी और उस समय के नेताओं की जो प्रदर्शन था वो आज भी काबिल तारीफ माना जाता है। और हकीकत में आप खुद देखिए कि जब भारत नया आजाद हुआ, जब हम भी कोई चीज नहीं देखते हैं तो उसमें हम संभाल नहीं पाते, वो एकदम उसमें संभालने में हमें समय लगता है। मगर उस समय जो हमारे नेता थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या और भी बड़े बड़े नेता जो थे, उन्होंने अपनी भूमिका को इस तरीके से निभाया कि भारत को एकत्र भी रखा और साथ में अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया, अपने लोगों को भी मजबूत किया। सो अल्टीमेटली ये हमारी सिचुएशन थी। पहले हमने भारत आजाद हुआ, हमारा भारत आजादी बाद हमारे पास क्या क्या ऐसे टॉपिक आए जो सभी सहमत थे। राज्यों के पुनर्गठन का मतलब क्या है और क्या क्या 3 चुनौतियां थी मुख्य तौर पर जो भारत ने झेली, साथ में रजवाड़ों का विलय क्या मतलब है, तो वो हम सब चीज समझ गए हैं। सो होपफुली आपको भी समझ में आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, कवर करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर को इसी तरीके से, हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को काफी ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।